जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो में, जिसके अंतर्गत मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगा। देखिए, कोण किसे कहते हैं। अगर हम कोण की बात करें तो देखिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, किस बिंदु से, एक बिंदु से निकलती हैं, तो उसके बीच बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो देखिए क्या होगी, दो भुजाओं या किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। आपकी पहली भुजा क्या हो जाएगी, आपकी पहली भुजा हो जाएगी ए बी, और दूसरी भुजा हो जाएगी बी सी। इन दोनों भुजाओं के बीच का जो ये झुकाव है, इन दोनों भुजाओं के बीच का ये जो झुकाव है, इसी को हम कोण कहते हैं। अब देखिए, इसमें कोण के दो भाग होते हैं। एक भाग आपका होगा शीर्ष और दूसरा भुजाएं। अगर शीर्ष की बात की जाए तो जो भुजाएं होती हैं, शीर्ष की बात की जाए तो आपकी जो भुजाएं होती हैं वो एक ही जिस बिंदु से निकलती हैं, मतलब जिस बिंदु से आपकी भुजाएं निकलेंगी उसी को शीर्ष कहते हैं। जैसे आपकी भुजा बी ए और बी सी बिंदु बी से निकली है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे हम, इस बिंदु को हम शीर्ष बोलेंगे। और आपका कोण जिससे बनता है उन्हें भुजाएं कहते हैं। जैसे आपका कोण बी सी और बी ए से बना है, तो ये आपकी क्या हो गई, भुजाएं हो गई। इन्हें मैं किरण भी बोल सकता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कोणों के प्रकार के बारे में। देखिए, कोण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका क्या होगा, सबसे पहला होगा आपका न्यून कोण। न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण में होता है कि जो आपका कोण होता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब आपका जो कोण होगा वो 0 एंगल से तो बड़ा होगा किंतु 90 एंगल से छोटा होगा, उसी को ही न्यून कोण कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आएगा समकोण। और समकोण में क्या होगा, समकोण में देखिएगा आपका जो कोण होगा, एंगल जो होगा वो 90 एंगल का होगा। मतलब दोनों भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर होंगी और ये भुजा, ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी को समकोण कहते हैं। समकोण के बाद आपका आएगा अधिक कोण। अधिक कोण में देखिए, अधिक कोण में कहा गया है जो कोण 90 एंगल से, मतलब 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से बड़ा होगा किंतु 180 अंश से छोटा होगा। बस इतनी बात इसमें ध्यान रखिएगा। अगला आपका आ जाएगा सरल कोण। देखिए, सरल कोण में आपका जो होता है वो एक सीधी रेखा होती है, इसीलिए इसे सरल कोण भी कहा जाता है और इसे द्विज कोण के भी नाम से जाना जाता है। द्विज कोण में क्या होगा, आपका कोण जो होगा वो 180 अंश होगा, अर्थात इसमें एक सीधी लाइन होगी। ठीक है। अब द्विज कोण के बाद आपका आएगा बृहत्त कोण। देखिए, बृहत्त कोण में क्या होगा, बृहत्त कोण में जो कोण होगा वो 180 अंश से बड़ा होगा तथा 360 अंश से छोटा होता है। इसी को बृहत्त कोण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका जो ए और बी कोण है, इसको देखिए, इसमें आपका बाहर से लिया गया है, बाहर से लिया गया है तभी यह 180 अंश से बड़ा हुआ है। अगर इस साइड से लिया जाता तो यह आपका कोण जो है वो 180 अंश से छोटा रह जाता है। इसलिए इसमें इतना ध्यान रखने वाली बात जरूर है कि अगर आपका कोण बड़ा, मतलब बाहर से लिया जा रहा है तो वह बृहत्त कोण होगा, लेकिन अगर अंदर से लिया जाएगा तो वह बृहत्त कोण में नहीं आता है। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए, इसमें आपको बताना होगा कि ये आकृतियां जो हैं ये किस प्रकार के कोण बनाते हैं। देखिए, आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला वाला क्वेश्चन है ए ओ बी। इसमें देखिए, ए ओ और ओ बी आपस में परपेंडिकुलर है, अर्थात ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। और ये देखिए, ये क्या है, ए ओ बी। ए ओ बी इसको बाहर से लिया गया है, यहाँ पर बाहर से लिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे कोण बाहर से लिया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे बृहत्त कोण कहा जाएगा, क्योंकि यह 180 अंश से बड़ा होगा। तो यह कोण आपका क्या हो जाएगा, बृहत्त कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, बृहत्त कोण हो जाएगा, क्योंकि यह 180 अंश से बड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका ए ओ बी। यह देखिए, देखने में लग रहा है ना 180 अंश से छोटा है, क्योंकि 180 अंश जो होता है वो एक सीधी रेखा होती है, तो यह 180 अंश से छोटा है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको अधिक कोण, 90 एंगल से अधिक और 180 से कम, तो यह क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। इसीलिए आपका जो ये 3 नंबर फिगर होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन में देखिए, एक पूरी सीधी रेखा है, इसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। और यह कितने डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। पांचवा क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में एक सीधी रेखा खींची गई है किंतु उसका जो एंगल है वो पूरा लिया गया है, तो यह कितना होता है, यह होता है
360 मतलब 360, यह संपूर्ण कोण होता है। कौन सा कोण होता है, मैं फिर बताना भूल गया हूँ, इसे लिख लीजिएगा, संपूर्ण कोण। वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इन दोनों का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगला टॉपिक आपका आएगा, अगला टॉपिक आपका जो आएगा वो कोण युग्म से होगा। इसमें आपका पहला क्या होगा, पहला होगा आसन्न कोण। आसन्न कोण देखिए चित्र में दिख रहा है, जैसे आपका ए ओ बी और ए ओ सी या बी ओ सी। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो कोण है। एक तो आपका हो जाएगा ए ओ बी, कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा, मतलब ये इतना कोण आपका हो जाएगा, ये वाला, ये आपका कोण हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका कोण हो जाएगा बी ओ सी, कौन सा कोण, ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। जिनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु ओ, जिनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब यह बिंदु जो ओ है वह कौन सा है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि यह बी ओ सी में भी आ रहा है और ए ओ बी में भी आ रहा है, इसीलिए यह बिंदु ओ जो है वो उभयनिष्ठ हो गया। तथा उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा ओ बी है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर मैं बात करता हूँ ए ओ बी की, तो इसमें भी ओ बी आ रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ बी ओ सी ओ बी या बी ओ सी की, तो इसमें भी ओ बी आ रहा है। तो ये आपकी जो ओ बी भुजा है, कौन सी भुजा, आपकी जो भुजा ओ बी है, ओ बी यह उभयनिष्ठ है। अतः ऐसे कोण युग्म को जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और भुजाएं ओ ए और ओ सी स्थित हों, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहेंगे आसन्न कोण या संलग्न कोण। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ऐसे कोण जिसकी एक उभयनिष्ठ बिंदु, जिसका एक उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे यहाँ पर ए और बी में आपका एक बिंदु ओ आया और उसी तरह से बी और सी में आपका एक बिंदु ओ आया, जो कि दोनों में है, इसीलिए यह क्या हो गया, बिंदु ओ जो हुआ वो उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। और अगर मैं कोण की बात करूं तो देखिए सी ओ बी में ओ बी आपका कॉमन आ रहा है, जैसे कि सी ओ बी में ओ बी आ रहा है और बी ओ ए में आपका ओ बी आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। अगला आपका जो टॉपिक होगा, अगला आपका टॉपिक होगा रैखिक युग्म। चित्र में देखिएगा, चित्र में यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पर कोण ए ओ सी, कौन सा कोण, ए ओ सी, आपका ए ओ सी, देखिए आपका ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है। और कोण सी ओ बी, सी ओ बी कौन सा हो जाएगा, सी ओ बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये दोनों आसन्न कोण है। उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु, मैंने आपको बताया था अभी, जो बिंदु दोनों में हो वो उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, ठीक है। यह उभयनिष्ठ शीर्ष भी कहते हैं। तो आपका बिंदु जो ओ है वो उभयनिष्ठ है, तथा उभयनिष्ठ भुजा ओ सी, ये कोण, ये लाइन जो है ओ सी दोनों में आ रहा है। कोण ए ओ सी में भी ओ सी आ रहा है और सी ओ बी में भी ओ सी आ रहा है, ठीक, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तथा भुजाएं ओ ए, कौन सी, ओ ए और ओ बी दोनों विपरीत किए हैं। आसन्न कोण के ऐसे युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। जो आसन्न कोण होता है उसके ऐसे युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। इसको इंग्लिश में लीनियर पेयर भी बोला जाता है। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में देखिए क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण में यह होता है कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, मतलब क्रॉस करती हैं, तभी आपका उसमें कोण बनता है, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है दो रेखाएं AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर छेदित करती हैं, मतलब AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, ठीक है। जहां से इसके चार कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं, इसके चार कोण बनते हैं। उसके बाद देखिए चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन रैखिक युग्म है। हम देखते हैं कि युग्म कोण, रैखिक युग्म यानी युग्म कोण की अगर बात की जाए तो 1 2 2 3, देखिए 1 2, कौन सा, 1 2 2 3 3 4 और 4 1 रैखिक युग्म है। मतलब ये 1 हो जाएगा आपका, ये 2, ये 3, ये 4, 180 एंगल के पास में जो है, जिसमें दो एक भुजा कॉमन रहेगी, वो दोनों क्या हो जाएगा आपका, रैखिक युग्म हो जाएगा। जैसे कोण एक की और कोण दो की बात की जाएगी तो इसमें ओ ए भुजा जो है आपकी कॉमन हो जाएगी, इसीलिए यह रैखिक युग्म हो जाएगा। पुनः चित्र में देखकर बताते हैं। देखिए पुनः चित्र में जब देखेंगे तो इसमें पूछा गया कौन कौन रैखिक युग्म नहीं है। अब देखिए रैखिक युग्म कौन नहीं है, उसके लिए आपका जो 1 और 3 हो जाएगा और 2 और 4 ये दोनों रैखिक युग्म नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी भुजा आपस में मतलब दोनों में कॉमन नहीं है।
क्योंकि अगर 2 और 4 की बात की जाएगी तो 2 के लिए कौन सा होगा, 2 के लिए हो जाएगा आपका कोण BOA और 4 के लिए हो जाएगा COD। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका, इसमें BO है और OA है, और इसमें क्या है CO है और OD है। तो इसमें कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, इसीलिए यह रैखिक युग्म नहीं है। अतः युग्म कोण 1 और 3 तथा 2 और 4 रैखिक युग्म नहीं है। अतः अब देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा दी गई है। देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को छेदित करती हों तब उनमें बने इन दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब आपका देखिए क्या हुआ, इसमें कहा यह गया है कि जब दो भुजाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, दो भुजाएं एक दूसरे को आपस में काटती हों तब उनमें बने इन दो कोणों को, उसमें बने दो कोण जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 और 2 में कोई भी भुजा आपस में उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है, तो यह शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और 3 और 1 की बात की जाए तो इसमें भी कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, इसीलिए यह शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपको क्या टॉपिक आता है। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? अगर कोटिपूरक कोण की बात की जाए तो कोटिपूरक कोण का मतलब होता है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। जैसे आपका एक कोण ये कितना हो गया, एक कोण आपका ये होगा 50 और दूसरा 40। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 90। तो ये आपस में एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए एक 60 का है और दूसरा 30 का है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 90। इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। अब कोटिपूरक के बाद आपका एक टॉपिक आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण में देखिए क्या होता है, संपूरक कोण में आपका होता है कि यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से क्या कहा जाता है, जैसे 40 और 140, 30 और 150, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कौन से हैं, संपूरक कोण हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आपस में संपूरक कोण है। जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाएगा 140 डिग्री का और ये अगर आपका हो जाए 40 डिग्री का, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो ये कितना का बनकर आएंगे, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 180। मतलब ये संपूरक कोण हो जाएंगे दोनों, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री का हो और ये 150 का हो, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे आपका पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोण का कोटिपूरक कोण लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कोटिपूरक कोण जो होते हैं उनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक दिया गया है एक दिया गया है, एक कितना है 20 है। देखिए एक कोण का मान पता है आपको कि 20 डिग्री है, दूसरे का नहीं पता तो हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा 90, तभी तो ये कोटिपूरक कोण हुआ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसे हल करने के लिए x का मान निकालना है। तो देखिए सिंपल है, x को इधर रखिए, ये 90 लिखिए और ये इधर 20 है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का भी हिस्सा हो जाएगा। x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 70 आ जाएगा। पहला मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब जो 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री है, इसका जो कोटिपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 90 होगा। दूसरा देखिए कितना है, दूसरा आपका है 55। अब इसका एक कोटिपूरक कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो कोटिपूरक कोण ज्ञात करेंगे तो इसमें x ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 90 माइनस 55। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा 35। देखिए पहले का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा 70 और दूसरे का आंसर हो जाएगा 35। तीसरे का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
आपका अगला टॉपिक है। अगले टॉपिक में आपको बताना होगा कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपका क्या है 45 डिग्री। अगर मैं बात करूँ 45 डिग्री वाले की, तो देखिए संपूरक कोण उसे कहते हैं, संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो पहला कोण दिया गया कितना 45 डिग्री, दूसरा कितना मान लेंगे, दूसरा x मान लेंगे क्योंकि मुझे वही निकालना है। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोण जो आपका है वो संपूरक कोण है। देखिए अब x का मान निकालना है तो x को मैं इधर ही रखूंगा और इसको 180 को ऐसे ही लिख दूंगा और इस 45 को जब उधर ले जाऊंगा तो एक इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखिए 180 से जब 45 माइनस करूंगा तो देखिए कितना बचेगा, 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका बचा 17, 17 से 4 जाएगा तो 13 बचेगा। मतलब आपका जो आंसर है पहले का आंसर आ जाएगा 135। मतलब 45 का जो संपूरक कोण होगा वो 135 होगा। दूसरे का देखिए, दूसरे का आपका देखो कैसे करते हैं। दूसरे में आपका 70 दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है और इसमें जब मैं x को ऐड करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। देखिए अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x को बराबर के इधर रखूंगा और 180 से कितना माइनस करूंगा, 180 से आपका यहाँ 70 माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी कितनी 110। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि वो 120 जो है, इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन है जिसे देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियां हों, कितनी 36 सममित तिल्लियां हों, तो दो आसन तिल्लियों के बीच का कोण क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा।